हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने अपने चैनल पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट की हुई है केवीएस पीआरटी ईवीएस से रिलेटेड, जिसमें मैं आपको ईवीएस के सभी टॉपिक्स कवर कराती हूँ अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस जो आपका 2018 में अपडेट हुआ है। काफ़ी सारे टॉपिक्स आपका ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस ही मैंने कवर करा दिया है और प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उस लिंक पर क्लिक करते ही आपके सामने सारी वीडियोज़ आ जाएगी जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रही है ना, आप उस टॉपिक की वीडियो देख सकते हो, उसको गो थ्रू कर सकते हो। पूरा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और बेस मैंने सारा एनसीईआरटी ही रखा है, क्योंकि प्रीवियस जो एग्ज़ाम आया था ना, वो आपका एनसीईआरटी से ही बना था। तो आज जो हम करेंगे बेटा, वो करेंगे हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केवीएस पीआरटी 2018 की अगर मैं बात करूँ तो इस वाले टॉपिक में से आपका एक क्वेश्चन आया था। पार्ट 1 में भी मैंने इसका जिक्र किया था कि पार्ट 2 में मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगी जो आपका इस वाले टॉपिक से पूछा गया था। ठीक है, तो देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले आ जाती है सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग को हम निरंतर कृषि के नाम से भी जानते हैं। हिंदी के टर्म्स साथ में बताते चलूँगी, क्योंकि फिर हिंदी वाले बच्चों का मैसेज आता है पर्सनली कि भाई मैम हिंदी में भी बताया करो, हमें नहीं समझ आता है। तो भाई आपके लिए टर्मिनोलॉजीज ज़रूर बता दिया करूँगी, लेकिन हिंदी में नोट्स वगैरह मुझसे नहीं होंगे कि मेरा खुद इंग्लिश मीडियम रहा, सॉरी फॉर डेट। ठीक है, सबसिस्टेंस फार्मिंग होता है निरंतर कृषि। एक लाइन में अगर कहूँ तो इसमें क्या होगा कि फार्मर ना अपनी फैमिली के, अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये वाली कृषि करता है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज़ प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। अब सिर्फ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली के लालन पोषण के लिए अगर ये होगा, या फिर अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए होगा, तो सोचने वाली बात है कि भाई ज़्यादा बड़े प्लॉट में नहीं होगा। अपने लिए तो कर रहा है ना, अपने गुजारे के लिए कर रहा है, तो ज़्यादा मशीन्स टेक्नोलॉजी का भी यूज़ नहीं होगा इसमें। तो आप देख सकते हो इसमें कि इसमें क्या होता है कि जो प्रौद्योगिकी का यूज़ होता है ना, टेक्नोलॉजी का, तकनीक का जो यूज़ होता है वो काफ़ी लो लेवल की होती है। ठीक है, हाउस होल्ड लेबर ज़्यादा होता है इसमें। ठीक, हाउस होल्ड लेबर का मतलब है कि जो परिवार के लोग हैं ना, वही मिल कर के खेती करते हैं। ठीक, तो कम प्रौद्योगिकी का यूज़ होता है और घरेलू श्रम का यूज़ होता है, और स्मॉल आउटपुट हमें मिलता है। जो प्रोडक्शन होती है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, स्मॉल होती है, कम होती है। अब जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है, इसको दो तरीके से बांटा गया है। निरंतर कृषि को किस किस में बांटा गया है? पहला है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस को हम गहन जीविका कृषि के नाम से जानते हैं, और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को हम आदिम जीविका कृषि के नाम से जानते हैं। अब क्या डिफरेंस है इन दोनों में, वो चीज़ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसका मैंने नाम बताया गहन जीविका कृषि। इसी में से क्वेश्चन आया था आपका केवीएस पीआरटी 2018 में। क्या क्वेश्चन था बोलती हूँ पहले और फिर आपको पढ़ाती हूँ। बिल्कुल सेम यहीं से पूछा हुआ है। मैंने आपको बताया भी है, प्रीवियस वीडियो में भी मैंने जिक्र किया है कि बेटा क्लास 8 ज्योग्राफी की ज़रूर पढ़िएगा बुक। वैसे आपको सारा पढ़ना है, 6 to 10 तक की ज्योग्राफी भी पढ़नी है और साथ में सिविक्स भी पढ़नी है। ठीक है, और जो आपका हिस्ट्री वाला है वो आपको सिर्फ मॉडर्न हिस्ट्री, फ्रीडम मूवमेंट वाला पढ़ना है। तो क्वेश्चन ये आया था कि द फार्मर्स कल्टिवेटिंग स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर इन द प्लेन्स आर कैटेगराइज्ड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फार्मिंग। हिंदी में भी बोलना चाहूँगी क्वेश्चन कि छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों द्वारा अधिक श्रम के साथ मैदानों में खेती करने वाले किसानों को निम्नलिखित कृषि के प्रकारों में से किस में वर्गीकृत किया जाता है? पहला ऑप्शन दे दिया था प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, आदिम जीविका कृषि। दूसरा ऑप्शन दे दिया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन जीविका कृषि। तीसरा ऑप्शन दे दिया था कमर्शियल फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक कृषि। और चौथा ऑप्शन दे दिया था शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको लिखा गया है स्थानांतरित कृषि। तो इसका राइट आंसर हो गया था इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। कैसे? अब इसमें हम पढ़ेंगे तो आपको यही जो लाइन मैंने अभी बोली कि भाई छोटे भूखंडों पर साधारण उपकरणों के द्वारा ये होती है, अधिक श्रम इसमें लगता है, तो यही चीज़ उसमें दी हुई है। देखिए, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग द फार्मर कल्टिवेट्स अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड यूजिंग सिंपल टूल्स एंड मोर लेबर। अभी भी मैंने यही बताया कि अधिक श्रम और साधारण उपकरणों का इस्तेमाल इसमें होता है। तो ये वाली कौन सी है? गहन जीविका कृषि या फिर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब ये जो
टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, ये जो कृषि है, इसमें क्या होता है कि ज़्यादा दिनों के लिए ना, लार्ज नंबर ऑफ डेज, ज़्यादातर दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर क्लाइमेट मतलब कि सनी डेज होते हैं, धूप निकलती है और फर्टाइल सॉइल यहाँ देखने को मिलती है। जो मिट्टी है वो काफ़ी फर्टाइल होती है, उपजाऊ होती है, ठीक है, जिसकी वजह से क्रॉप्स या फसलें भी अच्छी होती है। और एनुअली अगर साल की बात करें तो एक से ज़्यादा क्रॉप्स उगा ली जाती है एक प्लॉट पर, ठीक। तो ये इसके अलावा जानना ज़रूरी है कि कौन कौन सी खेती यहाँ पर होती है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो, राइस इज़ द मेन क्रॉप, जो आपके चावल है या फिर आप धान कह सकते हो, ठीक है, वो यहाँ पर मेन क्रॉप होती है। इसके अलावा वीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, तो ये भी कुछ इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर के अंदर आ जाती है। ये कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, गहन जीविका कृषि, बेसिकली जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन है, ज़्यादा जनसंख्या है ना, वहाँ पर मिलती है हमें देखने को। और मॉनसून रीजन्स जो भी साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया का जो मॉनसून रीजन है, वहाँ हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक। चावल, मक्का और गेहूँ और दालें, ये जो खेती है यहाँ देखने को मिलती है। आगे मूव ऑन करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। इसके अंदर दो तरीके की आ जाती है, दो चीज़ें आ जाती है। कौन कौन सी? पहली आ जाती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण खेती। और दूसरा इसमें आ जाता है ये नोमैडिक, आर गलती से लग गया बेटा, टाइपिंग एरर है, नोमैडिक होता है, ठीक है, नोमैडिक हर्डिंग, जिसको हम कहते हैं खानाबदोश पशुचारण। तो वन बाय वन इनको देखते हैं क्या होता है ये। और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस का नाम होता है आदिम जीविका कृषि। तो सबसे पहले देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जिसको हम कहते हैं स्थानांतरण खेती। अब नाम से ही पता चल रहा है कि भाई कुछ एक जगह से दूसरी जगह पर ज़रूर होता होगा, चल रहा है ना नाम से पता। और बहुत से बच्चों ने तो ये बिल्कुल पढ़ा होगा, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये वाली कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ प्रैक्टिस की जाती है बेटा, कहाँ पर ये पाई जाती है? अमेजन बेसिन में, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर पूर्व भारत के कुछ हिस्सों में ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो कल्टीवेशन है, यहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है। थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जो घने जंगल वाले एरिया होते हैं ना, वहाँ पर हमें देखने को मिलती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरण खेती। और यहाँ पर ना हैवी रेनफॉल देखने को मिलती है, बहुत ही ज़ोर की वर्षा होती है, ज़्यादा अमाउंट में वर्षा होती है। और जो वनस्पति है वो भी क्विकली जनरेट होती है, बहुत ही ज़्यादा वनस्पति भी देखने को मिलती है। इसके अलावा इसके बारे में जानने की और ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि इसमें क्या होता है कि एक प्लॉट ऑफ लैंड को, जो जितने भी खरपतवार है सपोज़, या फिर कुछ भी अनवांटेड ट्रीज़ है, तो उसको क्या होता है कि उसको गिरा दिया जाता है उनको, और उसके बाद उनको जला दिया जाता है, ठीक है, काट करके उनको या फैल करके जला दिया जाता है। और जो ऐश होती है या राख होती है उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, मिट्टी के साथ। और फिर क्रॉप्स उगाई जाती है, मेज़, याम, पोटैटोज़, कसावा, ये इस टाइप की कल्टीवेशन इन क्रॉप्स की जाती है। जब सॉइल अपनी उपजाऊ जो होती है उसको खो देता है, अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देता है, तब उस लैंड को खाली छोड़ दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, 4-5 महीने के लिए। और जो कल्टीवेटर होता है, किसान होता है, वो दूसरे प्लॉट पर खेती करना शुरू कर देता है। इसी वजह से इसको कहते हैं स्थानांतरण खेती। एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है जब सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देता है। ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मैंने जो ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है ना, बिल्कुल याद रखिएगा, क्योंकि बहुत जगह पर पूछा गया है व्हाट इज़ द अनदर नेम फॉर द शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से ये जाना जाता है, काटा हुआ और जला हुआ कह सकते हो, ठीक है। तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से किसको जानते हैं? स्थानांतरण खेती या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन को। एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है ना, दुनिया में या कह सकते हो वर्ल्ड में डिफरेंट नाम से इसको जाना जाता है। झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ठीक, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसको क्या कहा जाता है? झूमिंग।
मिल्पा कहा जाता है मेक्सिको में, रोका कहा जाता है ब्राज़ील में, और लडेंग कहा जाता है कहाँ, मलेशिया में। तो ये कुछ नाम है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, ये आपको याद रहने चाहिए। आगे देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग, जिसका मैंने नाम बताया आपको, खानाबदोश पशुचारण। खानाबदोश कौन होते हैं? खानाबदोश वे होते हैं जो अपने लाइव स्टॉक के साथ, जो अपने जो पशुओं को पालन करते हैं ना, उनके साथ एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर वापस से दूसरे जगह पर चले जाते हैं। तो वो होते हैं खानाबदोश, जिनको हम क्या कहूँ, हिंदी में भी इसको कहते हैं बंजारा शायद, ठीक है। तो मतलब एक जगह से ये दूसरी जगह पर जाते हैं। नोमैडिक हर्डिंग इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू एंड कश्मीर। बेसिकली ये एक जगह से दूसरी जगह पर ना क्लाइमेट कंडीशन की वजह से जाते हैं, या तो जहाँ पर ये देखिए आप नाम से ही पता चल रहा है आपको, सहारा डेजर्टिक एरिया है बिल्कुल, ठीक, या फिर राजस्थान जहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, लोगों का तो जीना मुश्किल, साथ में जो जितने भी पशु हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है खाना जुटाना, पानी जुटाना। तो इस वजह से वे एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो या फिर अब जम्मू एंड कश्मीर देखा तो वहाँ आपने देखा होगा कि लद्दाख में गोट्स होती है, ठीक, और लद्दाख का जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी लो होता है, बहुत ज़्यादा ठंड वहाँ पर होती है, तो इस वजह से भी वो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव ऑन करते हैं जब बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड होती है। तो आई होप कि आपको ये चीज़ पता चल गई होगी। यही चीज़ मैंने स्क्रीन पर लिखी हुई है कि इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग जो हॉर्समैन होती है, जो चरवाहा होते हैं, ठीक है, जो चराते हैं पशुओं को, वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं अपने पशुओं के साथ, एनिमल्स के साथ, फोडर के लिए एंड वाटर के लिए अलोंग डिफाइंड रूट्स। आगे देखते हैं नोमैडिक हर्डिंग, दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अराइजेज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्ट्रेंट्स एंड टेरेन। ज़्यादा ऊंचाई वाली जगह है और ठीक है, या फिर क्लाइमेटिक कंडीशंस ज़्यादा ऐसी है कि जहाँ पर लोग इजीली रह नहीं सकते, तो इस वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं। बेसिकली शिप, कैमल, याक एंड गोट्स, ये कुछ पशु हैं जो ये खानाबदोश पशुचारण के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। भेड़, ऊँट, याक, बकरी, तो इनको ये पालते हैं, ठीक है, रियर करते हैं, और इनसे इनको मिल्क, मीट, वुड, हाइड्स और भी अदर प्रोडक्ट्स मिलते हैं हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज़ को, और उनकी नीड्स को भी पूरा करते हैं, जिनके द्वारा उनका गुजारा होता है। नेक्स्ट है कमर्शियल फार्मिंग, जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक खेती। एक लाइन में कहूँ तो ये जो खेती होती है ना, ये बाज़ार में बिक्री के लिए होती है। इस वजह से क्या होगा कि बाज़ार में बेचने के लिए अगर होगा तो ज़्यादा बड़े प्लॉट्स पर खेती की जाती है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, ठीक है, तकनीकी का यूज़ किया जाता है, मशीनों का यूज़ किया जाता है, और ज़्यादा यही है, ठीक है। देखते हैं आगे। इन कमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रियर्ड फॉर सेल एंड मार्केट, ठीक। तो क्रॉप्स जो उगाई जाती है या एनिमल्स जो पाले जाते हैं वो मतलब कि मार्केट में सेल करने के प्रपोज से किए जाते हैं। अब ये जैसे मान लीजिए बहुत सारे गाय है या फिर भैंस है, तो उनके दूध को बेचने के लिए इस तरीके से भी होता है। कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ये चीज़ें भी आ जाती है, ठीक है। द एरिया कल्टिवेटेड एंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज्ड इज़ लार्ज। जहाँ मैंने अभी कहा कि ज़्यादा बड़े प्लॉट्स होगे, ठीक है, ज़्यादा बड़े फार्म में खेती होगी, तो यही चीज़ है कि जो कल्टीवेशन होता है ना वो बहुत ही बड़े एरिया में होता है, और ज़्यादा कैपिटल का यूज़ किया जाता है, ज़्यादा सीड्स यूज़ करेंगे, ज़्यादा अमाउंट में क्रॉप्स होगी, ठीक, ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स लगेंगे, मशीन्स का यूज़ होगा, क्योंकि सिर्फ ह्यूमन लेबर से काम नहीं चल सकता, इतना ज़्यादा बल्क में अगर काम है तो मशीन्स ज़्यादा जल्दी करती है, ठीक। मोस्ट ऑफ द वर्क इज़ डन बाय मशीन से या अन्य उपकरणों के द्वारा किया जाता है। आगे जानने की ज़रूरत है कि कमर्शियल फार्मिंग के अंदर 3 चीज़ें आ जाती है। कौन कौन सी? कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, ठीक है, जिसको हम कहते हैं वाणिज्यिक अनाज खेती। दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग, और तीसरा आ जाता है इसके अंदर प्लांटेशन एग्रीकल्चर, जिसको हम कहते हैं बागान कृषि। तो वन बाय वन इनको भी देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। क्या होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग? इसके अंदर
क्रॉप्स उगाई जाती है कमर्शियल पर्पस के लिए, वही जो मैंने कहा कि भाई इसमें गेहूँ, मक्का, ये सब चीज़ें उगाई जाती है, कॉमन क्रॉप्स यही है आपकी। और मेजर एरियाज वेयर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो ये इन जगहों पर प्रैक्टिस की जाती है, इन जगहों पर हमें वाणिज्यिक अनाज खेती या कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग देखने को मिलती है। ठीक, तो ये बेसिकली ना, इनमें इतना ज़्यादा डीप मत जाइएगा, लेकिन ये पता होना चाहिए कि कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग या वीट, मेज़, ये ज़्यादातर हमें देखने को मिलते हैं। जो ये पहले अभी 3 पढ़ाए हैं ना, कौन कौन से, सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बताया कि भाई फार्मर्स की नीड को पूरा करता है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बताया, जो आपको गहन जीविका वाला बताया कृषि। तो उसमें क्या है कि आपके स्मॉल प्लॉट्स पर, जैसे मैंने बताया कि केवीएस PRTVS में इंटेंसिव सब्सिस्टेंस पूछा गया था। फिर प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस के अंदर शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग कराया है। ये चीज़ें बिल्कुल ना दिमाग में छप जानी चाहिए, ठीक है। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, अब ये देखिए कहाँ पर होती है, स्पार्सली पॉपुलेटेड, जहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं पाई जाती, वहाँ पर होती है कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग विद लार्ज फार्म स्प्रेडिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स। बहुत बड़े बड़े फार्म्स में होती है, कई हेक्टरों में वो फैले होते हैं, ठीक है। सीवियर विंटर्स रिस्ट्रिक्ट द ग्रोइंग सीजन एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप कैन बी ग्रोन। अब ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है तो उसकी वजह से जो क्रॉप्स है ना, वो एक ही सिंगल ही उगाई जाती है, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की अगर ठंड है तो वहाँ पर ये क्रॉप्स नहीं हो पाती है, इस वजह से एक पर्टिकुलर क्रॉप उगाई जाती है। नेक्स्ट आ जाती है मिक्स्ड फार्मिंग या फिर मिश्रित खेती। मिक्स्ड फार्मिंग में क्या होगा, द लैंड इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रियरिंग। जो लैंड है ना, उसका यूज़ किया जाता है खाद, चारा और पशुधन के लिए। इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन यूरोप, ईस्टर्न USA, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड साउथ अफ्रीका। तो इन जगह पर यूज़ किया जाता है मिक्स्ड फार्मिंग को। नेक्स्ट आ जाता है प्लांटेशंस या फिर बागान कृषि। प्लांटेशंस आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये भी एक टाइप की वाणिज्यिक खेती है जहाँ पर एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। अब ये वाली खेती आपको याद रहनी चाहिए कि प्लांटेशन फार्मिंग में क्या होता है, और मिक्स्ड फार्मिंग में थोड़ा सा याद रखना है कि भाई उसमें कई चीज़ें मिक्स करके इसी वजह से उसको मिक्स्ड फार्मिंग नाम दिया गया है, कि जो लैंड है ना उसको हम फूड या अपनी कृषि के लिए तो हम यूज़ करते हैं। लैंड इज़ यूज फॉर ग्रोइंग फूड एंड फॉडर क्रॉप्स। साथ में जो लाइव स्टॉक है या पशुचारण है वो चीज़ भी होती है इसमें, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। प्लांटेशंस में कौन कौन सी आपके बागान कृषि में कौन कौन से क्रॉप्स आ जाती है वो चीज़ याद रखिएगा कि कमर्शियल फार्मिंग की तरह ही होती है ये भी, और जिसमें एक सिंगल क्रॉप उगाई जाती है। टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना, कॉटन, तो ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती है, ठीक। चाय, कॉफ़ी, गन्ना, काजू, रबर, केले या कपास। इसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, बड़े श्रम की ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़्यादा लेबर लगता है, ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं। आपने देखा होगा कि SM में जैसे टी है तो वो पीछे बास्केट बांधे हुए, आपके अंदर खुद भी इमेज आ रही होगी कि वो पत्तियों को तोड़ती है ना, फीमेल्स की कुछ TV में भी दिखाते हैं जब कल्चर हाईलाइट होता है SM का या नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ठीक। तो इसमें ज़्यादा कैपिटल लगती है, कैपिटल मतलब कि ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें होती है, क्योंकि ये भी बहुत बड़े प्लॉट्स पर की जाती है। जितने भी कमर्शियल फार्मिंग है ना बेटा, वो छोटी जगह पर या छोटे लैंड पर या छोटे हिस्से पर तो की नहीं जाएगी, वो ज़्यादा ही बड़े लैंड पर या बड़े आपके क्या कहो प्लॉट्स में की जाती है। द प्रोड्यूस मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाय फैक्ट्रीज। अब ये जो प्रोडक्शन जो होती है ना, वो या तो फार्म में ही प्रोसेस किया जाता है या फिर नियर बाय फैक्ट्रीज़ में किया जाता है। तो ये है प्लांटेशंस की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा प्लांटेशंस में आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो द डेवलपमेंट ऑफ अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग। इनके लिए ना ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की भी ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो अगर भाई कमर्शियल फार्मिंग है तो जब मैंने कहा कि भाई बाज़ार या मंडी में बेचना पड़ता है, तो वही चीज़ है कि ट्रांसपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। अब ये कहाँ कहाँ पर होती है ये चीज़ याद रखिएगा। मलेशिया रबर के लिए काफ़ी फेमस है। कॉफ़ी जो ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ब्राज़ील कॉफ़ी का, ठीक। टी इंडिया और श्रीलंका में पाई जाती है।
तो ज़्यादातर प्लांटेशंस जो हमें मिलती है वो मिलती है हमें ट्रॉपिकल रीजन्स में, ठीक। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। एट लास्ट यहाँ होता है आपका टाइप्स ऑफ फार्मिंग ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्स्ट टाइम अगर चैनल को देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब के साइड में एक बेल आइकन होता है, उसको प्रेस जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आपकी कोई डिमांड है ना क्योंकि कोई पर्टिकुलर वीडियो आनी चाहिए, कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। कोई और सजेशन है तब भी दे सकते हो। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए हमारे चैनल को। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। God bless everyone.